जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 14 पर परिचर्चा करेंगे। और इतिहास चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है भारत का विभाजन तथा अलिखित स्रोतों से अध्ययन। भारत का विभाजन तथा अलिखित स्रोतों से अध्ययन। इस क्रम में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 1937 का चुनाव, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देना, अगस्त घोषणा चाहे अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये 6 बिंदु बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे 1937 का चुनाव। तो ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में एक अधिनियम लाया था, भारतीय संविधान की रूपरेखा पेश किया था। 1935 के कानून को भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। हालांकि कांग्रेस ने, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई 1935 ईस्वी के अधिनियम का घोर विरोध किया था और पंडित नेहरू ने 1935 की ईस्वी के अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र तक कहा था, आलोचना करते हुए। उसी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत में चुनाव हुआ और 37 में जब चुनाव हुआ तो उस समय 11 राज्य थे। उस 11 मतलब 1937 में जब चुनाव हुआ तो 37 के चुनाव में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी। इस 11 राज्य में से 8 राज्य में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत हुआ और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने 8 राज्यों में क्या कर ली? सरकार बनाई। और बाकी जो 3 राज्य बचे थे वहां पर कृषक मजदूर पार्टी, साम्यवादी पार्टी और एक राज्य में मुस्लिम लीग और अन्य ने मिलीजुली सरकार का क्या किया था? गठन कर लिया था। चूंकि 1937 में जो चुनाव हुए उस चुनाव में मुस्लिम लीग को किसी भी राज्य में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां भी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो जब उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव का क्या हुआ? विरोध किया। लेकिन संयोगवश 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध, भारतीयों से सलाह लिए बिना, भारतीयों से पूछे बिना अंग्रेजी सरकार ने भारत को दूसरा विश्व युद्ध में ढकेल दिया। तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को दूसरा विश्व युद्ध में क्या कर दिया? ढकेल दिया। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 को 22 अक्टूबर 1939 को सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। कारण कि जब लोकतांत्रिक सरकार की गठन हो गई तो लोकतांत्रिक सरकार में सरकार से अनुमति लिए बिना, सहमति लिए बिना अंग्रेजी सरकार को भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने भारतीयों के सहमति के बिना, भारतीयों की इच्छा के बिना दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया है। इस कारण भारतीयों ने क्या कर दिया? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या कर दिया? सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। तो भारतीयों ने जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जब 22 अक्टूबर 1939 को सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया तो इससे खुश होकर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा खुश हुए। उनके मन में यह बात आ गई कि अगर हम सत्ता का सुख नहीं भोगे तो कांग्रेस भी सत्ता का सुख क्या की? नहीं होगी। तो खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में, खुशी में संपूर्ण देश में मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मतलब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने दुख से 1937 के चुनाव में 8 राज्य में सरकार बनी थी उसकी पूर्ण बहुमत की,
लेकिन उनसे सहमति लिए बिना जब भारत को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल कर लिया तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 को सामूहिक रूप से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने संपूर्ण देश में मुक्ति दिवस मनाने की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। और मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। और आपको बता दें कि 22 दिसंबर 1939 को ही, मतलब 22 दिसंबर 1939 को ही कांग्रेस का लाहौर में एक मीटिंग हुआ था। लाहौर में क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर में मुस्लिम लीग का एक मीटिंग हुआ। उसी मुस्लिम लीग के मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य की क्या कर दिया, मांग कर दिया। मतलब जब मुक्ति दिवस के उपरांत मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को जब मुक्ति दिवस मनाया गया तो मुक्ति दिवस मनाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग एक पाकिस्तान राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। मन में होगा पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ स्वच्छ राज्य होता है। और पाकिस्तान शब्द की रचना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द की रचना, पाकिस्तान शब्द का निर्माण चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। और रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर 4 राज्य जिसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, वह राज्य था पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध। पंजाब, अफगान, कश्मीर और सिंध ये 4 मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे। इन चारों राज्यों को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग करना शुरू कर दिया जिन्ना। और मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य की मांग करने के लिए 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक मुस्लिम लीग का मीटिंग हुआ था। और उसी मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हिंदू और मुसलमान 2 पृथक पृथक राष्ट्र हैं, दोनों की परंपराएं, दर्शन, रीति रिवाज, साहित्य और विचारधारा एक नहीं है, अतः दोनों को एक साथ रखना संभव नहीं है। अतः किसी भी दृष्टि से मुसलमान हिंदुओं के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं रह सकती है। अतः धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य दे दिया जाए। तो पाकिस्तान शब्द की रचना रहमत अली ने 1933 में किया था, लेकिन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहली बार किया था। और पाकिस्तान राज्य की मांग करने के लिए 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया गया था मुस्लिम लीग का। उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सामूहिक रूप से घोषणा कर दिया कि हमें मुसलमानों के लिए पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, अलग राज्य दे दो, हमें इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। स्थिति गड़बड़ा गई। हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता की भावना क्या हो गई, तेज हो गई। और इधर 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और दूसरा विश्व युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या इंग्लिश इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, लेकिन भारत के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। जहां अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से बिना पूछे भारत को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, लेकिन भारतीय अपनी रुचि इसमें दिखा नहीं रहे थे। इसे मित्र राष्ट्रों की स्थिति दूसरे विश्व युद्ध में क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। तो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण समर्थन, पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो जो 1940 में वायसराय या गवर्नर थे, इन्होंने 8 अगस्त 1940 को दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। उसी घोषणा पत्र को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से या अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। अगस्त घोषणा पत्र की मुख्य बातें थी कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, एक युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यक को भरोसे में लिया जाएगा और युद्ध समाप्ति के बाद
भारतीय दलों की, राजनीतिक दलों की सहायता से एक परामर्श समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन अगस्त प्रस्ताव के मांग को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो जहां अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में, इंग्लैंड या मित्र राष्ट्र दूसरा विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, तो इंग्लैंड दूसरे विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और भारतीयों के सहमति के बिना, भारतीयों के इच्छा के बिना अंग्रेजों ने भारत को दूसरा विश्व युद्ध में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो जब दूसरा विश्व युद्ध में शामिल कर लिया तो कांग्रेस का 1940 ईस्वी में का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में। कांग्रेस का 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह एक आंदोलन की प्रस्ताव रखी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों को यह अधिकार दिया जाए कि वह गांव-गांव में जाकर यह प्रचार करे कि आप दूसरा विश्व युद्ध में शामिल न हो। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर लोगों को कह सके कि आप दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं, अंग्रेजों का सपोर्ट ना करें और ऐसा कहने वाले को गिरफ्तार भी नहीं किया जाए। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार कर, शुरुआत तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाले जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 23 दिसंबर 1941 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह नेता कौन थे, महात्मा गांधी, 1940 में प्रारंभ किया गया और 23 दिसंबर 1941 को 23 दिसंबर 1941 को इसका अंत हो गया। जो प्रथम सत्याग्रही थे वह थे विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही थे पंडित नेहरू थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, तो भारतीयों को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल न होने के लिए प्रचार करने का अधिकार मिलना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद आते हैं क्रिप्स मिशन पर। तो दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। क्रिप्स मिशन क्या है, तो जान लीजिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, तो मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड पर दबाव डाला कि किसी भी तरह से, किसी भी शर्त पर भारतीयों की मदद ली जाए। जब दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी, मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होती जा रही थी, तो मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड के ऊपर दबाव डाला कि किसी भी स्थिति में, किसी भी शर्त पर भारतीयों का समर्थन अनिवार्य है। तो इंग्लैंड की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक 3 सदस्यीय, मतलब क्रिप्स मिशन में कितने मेंबर थे, 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्यीय सद्भावना मंडल, 3 सदस्यीय सद्भावना मंडल भारत भेजा। इस 3 सदस्यीय सद्भावना मंडल को भारत कब भेजा, तो 22 मार्च 1942 को। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए
मित्र राष्ट्रों के दबाव पर इंग्लैंड की सरकार ने 22 मार्च 1942 को 3 सदस्यीय सद्भावना मंडल को भारत भेजा ताकि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और भारत में आकर के यहां ध्यान देंगे, यहां 3 नहीं, सीधे क्रिप्स एक ही, इसके और भी कुछ सदस्य 3 नहीं, 3 से ज्यादा इसमें मेंबर थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में 22 मार्च 1942 को दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक आयोग आया था, उसी को हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसमें 3 नहीं, कई सदस्य थे। इस क्रिप्स मिशन की मुख्य बातें क्या थी? तो क्रिप्स मिशन की मुख्य बातें थी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत के सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेज पर होगी। भारतीय शासन का अन्य सभी विभाग भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए, जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दल शामिल हो। महात्मा गांधी ने, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। मतलब महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध करते हुए अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के नाम से इसकी संज्ञा दे दिया। आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो आइए भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसका मुख्य कारण था नंबर 1, भारतीयों के सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लेना। दूसरा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वस्तु की कीमत में आशातीत वृद्धि होना और सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही थी। तीसरा, दूसरा विश्व युद्ध के कारण जहां खाद्य सामग्री की कमी हो रही थी वहीं मुद्रास्फीति क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। इस कारण जनता के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश की भावना आ गई थी और जनता किसी भी तरह से अंग्रेजी सत्ता से क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। अतः महंगाई, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति से जनता को निजात दिलाने के लिए 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव में से कुछ शब्द को क्या किया? हटा दिया, मतलब संशोधन किया और 8 अगस्त
1942 को इस प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार कर लिया तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से 70 मिनट का एक भाषण दिया था। और जब 70 मिनट का भाषण दिए थे तो पट्टाभी सीतारामैया ने का लिखा था कि वास्तव में गांधी जी जब उस दिन भाषण दे रहे थे ग्वालियर टैंक में तो लग रहा था कोई अवतार हो, पैगंबर की भांति प्रतीत हो रहे थे। आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को देश के जितना प्रमुख नेता थे उन सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन में गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति विश्वास बना के रहे, राजा महाराजा भारत के जनता के समर्थन करे। छात्रों से कहा गया कि वे पढ़ाई मत छोड़े और पढ़ाई तभी छोड़े जब आजादी का उन्हें एहसास हो। काश्तकारों को कहा गया कि वे जमींदारों का साथ ना दें, उन्हें कर देना छोड़ दें और ऐसा कह के आंदोलन की आगाज कर दिया। लेकिन 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पूना स्थित आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद के दुर्ग में, याद रखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुरा के जेल में रखा गया। जैसे ही 9 अगस्त 1942 को सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन की बागडोर, भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और बिजू पटनायक आदि नेताओं ने अपने हाथ में ले लिया और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ गई। इस आंदोलन के दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थी रेडियो प्रसारण का, कि लोग अंडरग्राउंड रेडियो के माध्यम से आंदोलनकारियों में सूचना फैलाने का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का प्रसारण करने का काम सबसे पहले उषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रेडियो का प्रसारण महत्वपूर्ण था, सबसे पहले उषा मेहता ने रेडियो कार्यक्रम चलाया। दूसरा व्यक्ति बाबू भाई, यह भी रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया ऐसे व्यक्ति थे जो नियमित रूप से कांग्रेस के रेडियो पर बोलते थे। उसके बाद गांधी ने इस आंदोलन में आजादी से कुछ कम नहीं और करो और मरो का नारा दिया था। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मैक्सिमम लोगों को यह पता है कि गांधी ने नारा क्या दिया था, तो करो और मरो, डू और डाई। लेकिन एक और बात कहा था, आजादी से कम कुछ भी नहीं, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। जैसे ही गांधी समेत सभी नेता को जेल में रख दिया गया तो आंदोलनकारी पुलिस के अत्याचार को देखते हुए थाना को जलाने लगे, स्टेशन को फूंकने लगे, तार काटने लगे। जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल में बंद थे, जेल के दीवार को फांद कर निकल गए और नेपाल चले गए और वहीं से रहकर आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के रेडियो का जो प्रसारण केंद्र था, प्रारंभ में नासिक था और बाद में रेडियो के प्रसारण का केंद्र मुंबई में बना दिया गया। बिहार का सारण जिला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला या कुख्यात जिला घोषित कर दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में चीतू पांडे ने एक सरकार बनाई थी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में तामलुक नामक स्थान पर एक जनजातीय सरकार बनी थी। महाराष्ट्र के सतारा में एक समानांतर सरकार की गठन वाईबी चौहान ने किया था। लेकिन सरकार के कठोर दमन चक्र के कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो सकी
और सफलता न हुआ, इसके पीछे कुछ कारण था। भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े लोग जिनको जो शायद अंग्रेज के समर्थक थे, उसमें मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय। लेकिन तटस्थ रहकर किया था। वीर सावरकर और हिंदू महासभा ने भी आंदोलन से स्वयं को दूर रखा, न अंग्रेज के साथ गया न इंडियन के साथ आया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन का घोर विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज के समर्थक थे, अंग्रेजी राज्य के कट्टर हिमायती थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया, विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने आप को आज गरीब व मजदूरों की पार्टी कहती है, यह भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था, यह भी अंग्रेजों के राज का क्या थे, सपोर्टर थे। ये थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर कठोर दमन चक्र चलाया, तो गांधी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जो जेल में थे उस जेल में ही उपवास कर दिया। 21 दिनों का उपवास रखा आगा खान पैलेस में। सारे तरफ त्राहिमाम हो रहा था कि गांधी अगर उपवास में जेल में मर गया तो भारत के लोग और ज्यादा तांडव मचा देगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला गया कि किसी तरह से गांधी के बात को मान लिया जाए और उसके उपवास को तोड़ दिया जाए, नहीं तो जेल में अगर गांधी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे भारत के लोग और ज्यादा उग्र हो जाएगा। तो प्रश्न क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल ने गांधी के बारे में कहा था कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में कमबख्त बुढ़ा के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो प्रारंभ से ही हमारा क्या रहा है, दुश्मन रहा है। लेकिन पूरे विश्व के दबाव के कारण 6 मई 1944 को विंस्टन चर्चिल ने गांधी को जेल से क्या कर दिया, रिहा कर दिया। तो आज इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग इतिहास के 14 नंबर चैप्टर की जो अन्य बाइबल योजना है, कैबिनेट मिशन योजना है, शिमला सम्मेलन है, सिराज गोपालचारी फार्मूला है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।